हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपने अभी तक इस चैप्टर के बारे में बात की, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया है, और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कहा जो बेसिक्स है इस चैप्टर के वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी है, क्या होती है अनुवांशिकी। हमने ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में थोड़ा बात की है यहाँ पर। अब हमने अभी तक की जो बात कर ली है वो इतनी बात की है कि मेंडल ने इतना एक्सपेरिमेंट किया है लगभग 8 से 9 सालों तक मटर के पौधे पे, पी प्लांट पे। अब बेसिकली वो पहले से एक साइंटिस्ट नहीं थे, एक पादरी थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट जागा जब वो गार्डनिंग करते थे, जब उन्होंने गार्डन में मटर के पौधे देखे तो उन्हें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, और इससे उनका इंटरेस्ट जागा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी एक ही पौधे में, यानी एक ही प्रकार, यानी कि मटर के ही पौधे में इतनी सारी वेरिएशंस उन्हें दिख रही हैं। तो इस इंटरेस्ट के बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सालों तक चला और उसके बाद उन्होंने अपना जो काम था उसे पब्लिश किया। उन्होंने जो लॉ दिए थे यहाँ पे वो उन्होंने पब्लिश किए। उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा था कि उनके काम को वहाँ पे रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उनके जो लॉज हैं या उनकी जो थ्योरी है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उसके कुछ रीज़न हमने पढ़े हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और बायो में मैथमेटिक्स का यूज होना, ये कुछ क्या थे, रीजन थे जिसकी वजह से इनका जो काम है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके बाद रीडिस्कवरी यहाँ पर की गई है। और रीडिस्कवरी में हमने देखा कि फिर से जब पता चला, जब रीडिस्कवर किया गया, जो मेंडल ने लॉ दिए हैं, जब उन्हें उन एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया गया तो देखा गया कि उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट चीजें यहाँ पे बताई थी। तो हम अब बात करेंगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल, यानी कि फिर से क्या किया गया, फिर से जब पुनः डिस्कवर किया गया तो आपने कहा फॉर 33 years Mendel's efforts went unnoticed by rest of the globe। 33 सालों तक उनके काम को अननोटिस किया गया। ठीक है, किसी उनके काम को किसी प्रकार से रिकॉग्निशन नहीं मिली, या फिर उनके काम को, उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, थ्री बॉटनिस्ट, तीन बॉटनिस्ट थे, कॉन्स, डिवेराइस एंड थर्माक, तीन साइंटिस्ट थे। इन्होंने रीडिस्कवर किया द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स यूज्ड बाय मेंडल्स इन 1990। 1990 में क्या हुआ है, जब उन्होंने क्या किया, तीन जो साइंटिस्ट हमारे पास है, कौन से, डिवेराइस से और टेशनमार्क थे, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया और पाया मेंडल्स अनपब्लिश्ड वर्क वर exhumed from the grave and made available to the scientific community. He remained abroad for the rest of his life. In 1884, he passed away. Mendel died before his work was recognized and appreciated. मेंडल की मृत्यु हो गई है, उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो तब तक क्या थे, जब तक वो जीवित थे तब तक उनके काम को कोई पहचान नहीं मिली। जब उनकी डेथ हो गई, जब उनके काम को रिडिस्कवर किया गया, तब उन्हें क्या मिला, एप्रिशिएशन मिला है, और तभी उनके काम को यहाँ पर क्या किया गया है, सराहा गया है। आज तक भी हम जो बेसिक्स पढ़ते हैं जेनेटिक्स के, वो मेंडल्स के ही जो बेसिक्स हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है मेंडल की, कि किस प्रकार से उन्होंने काम किया, किस प्रकार से अपने काम को पब्लिश किया है। ठीक है, अब यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। आपको ध्यान क्या चीज़ें रखनी है, तो मेंडल के बारे में ध्यान रखना है। मेंडल क्या थे, एक चर्च में क्या थे, मॉन्क थे, पादरी थे। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पे किया है। एक्सपेरिमेंट कब से लेके कब तक किया गया है, कितने प्लांट्स पे किया है, कितने टाइप्स के प्लांट्स थे, ये आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बात करनी है कि वो तीन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से, या फिर आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नीट होता है, तो उसके पर्पज से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उनके काम को मान्यता क्यों नहीं मिली, जब वो उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया था तो क्यों उनके काम को पहचान नहीं मिली है। ये कुछ क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है कि उनके काम को पहचान क्यों नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पी प्लांट पे। क्यों पी प्लांट को ही चूज किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए? जो यहाँ पर मेंडल थे उन्होंने क्यों मटर के पौधे को ही चूज किया? तो हमने कहा कि उसके कुछ रीजन आते हैं। जैसे पहला तो यहाँ पर उन्होंने देखा बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। जैसे उन्होंने नोटिस किया प्लांट की हाइट, प्लांट में जो फूल लग रहे हैं उनका कलर, प्लांट के फूलों की पोजीशन, जो पॉड है, पॉड समझते हैं आप, इस प्रकार से जो फली होती है ये पॉड, पॉड का शेप क्या है, पॉड का कलर क्या है, सीड का कलर क्या है, और सीड का शेप क्या है और सीड का कलर क्या है। जब उन्होंने ये सारे कैरेक्टर देखे, उन कैरेक्टर में उन्हें बहुत वेरिएशन मिली। जैसे हाइट के बेसिस पे कुछ तो पौधे लंबे थे लेकिन कुछ बौने थे, फ्लावर का कलर कुछ में तो वॉयलेट था लेकिन कुछ में व्हाइट आ रहा था, फ्लावर की पोजीशन कुछ पौधों में एक्सियल थी तो कुछ में टर्मिनल थी, पॉट का शेप कहीं पे इन्फ्लेटेड था तो कहीं पे कंस्ट्रिक्टेड था, पॉट का कलर कहीं पे ग्रीन तो कहीं पे येलो था, सीड का जो शेप है कहीं पे किसी पौधे में राउंड हो रहे थे तो किसी में रिंकल्ड हो रहे हैं, सीड का जो कलर है किसी पौधे में पीले बीज लग रहे हैं तो किसी में ग्रीन यानी कि हरे बीज लग। इतनी सारी वेरिएशन उन्होंने देखी और इतने सारे उन्होंने कैरेक्टर्स को जब देखा तो तब वो क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। उन्होंने देखा, उनका ध्यान ये सारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उन्होंने खींचा कि आपने कहा कि हाइट के बेसिस पे भी वेरिएशन मिल रहा है, फ्लावर के कलर पे भी वेरिएशन मिल रहा है, सीड के कलर में भी वेरिएशन मिल रहा है। अब वैसे हम देखते हैं तो हमने कहा कि जैसे कोई आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे आम एक जैसे होंगे ऐसा तो नहीं है कि किसी पे, आपने कहा कि जैसे जब मैंगो लगते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, जब वो पकने लगते हैं तो अब वो पीले रंग के हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं आपने देखा किसी भी पौधे में कि जो मैंगो है यहाँ पर वो कैसे हैं, यहाँ पे रेड कलर के हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि मैंगो अगर है तो सारे मैंगो एक जैसे ही होंगे, ठीक है। हाँ, वैरायटी अलग अलग हो सकती है मैंगो की, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि कोई भी पौधा है उसमें फूल लग रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, संतरे का पेड़ है तो संतरे में जो फूल लगेंगे वो फूल एक जैसे होंगे, एक ही कलर के होंगे। सारे जो संतरे के पेड़ होते हैं उनमें फूल ऑलमोस्ट एक जैसे हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखी और उन्होंने देखा कि यहाँ पर इतनी सारी वेरिएशन है तो वो फिर इस बात के लिए उत्सुक हुए कि क्या रीज़न होता होगा और आगे कैसे पौधे बनते होंगे। अगर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर किसी बीज को बोया है तो उसमें किस प्रकार के कैरेक्टर निकल करके आएंगे। तो एक तो ये था। दूसरा रीज़न ये था, मटर का जो पौधा है वो है बाइसेक्सुअल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या है, इजीली आप यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आगे जाकर के हम बात करेंगे या पहले भी आपने पढ़ा होगा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे में, जब एक ही पौधे में है तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने क्या सिंपली आपने दो पौधे उगाए हैं, एक में से आपने कहा कि आपने फीमेल पार्ट हटा दिया है, ठीक है, और एक में से आपने मेल पार्ट हटा दिया है। अब आप पॉलिन ग्रेन यहाँ से उठा करके यहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता तो आपको पहले प्लांट उगाने पड़ते, पहले फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा जो प्लांट है उसमें मेल पार्ट है, कौन सा फ्लावर है जिसमें फीमेल पार्ट है, आपको क्या करना पड़ता वहाँ पे और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती। तो आपने कहा एक तो ईजी ये हो गया कि बायोसेक्सुअल फ्लावर है। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर क्या थी, लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो शॉर्ट लाइफ साइकिल थी। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब समझते हैं, बहुत कम टाइम में ही जो मटर के पौधे हैं वो जब आप बोते हैं तो वो करके वो तैयार हो जाते हैं, उनमें बीज लग जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम टाइम लगे तो आपने इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट एक्चुअली में कैसे मिलेंगे, आपने पौधे उगाए, बीज बने, ठीक है, फिर आपने फिर से वो बीज बोए और जो वो पौधे उगे तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन करा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, किस पौधे को किस पौधे के साथ क्रॉस कराना है ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस बात का ध्यान दे रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं। फिर जब पॉलिनेशन हो रही तो फिर से बीज बने, फिर से आपने बीजों को बोया, जब बोया तो अब आप क्या करेंगे, जब पौधे बने तब आप उन्हें क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर आए हैं। तो एक्चुअली में आपको बहुत जल्दी क्या चाहिए, नई जनरेशन चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी स्टडी कर सकें। तो आपने कहा कि ये कुछ रीजन थे कि जिनसे सबसे पहले तो क्या थे, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, बायोसेक्सुअल फ्लावर आते हैं इस पौधे में,
और क्या है, इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ट्री प्लांट को चूज किया था। अब ये बातें हमने पहले भी समझी है, एक बार आप लोग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर समझिए, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है वो कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। ठीक है, एक बार आप लोगों को अगर याद है ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोगों को नोट भी करना है और आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या क्या यहाँ पर आते हैं। चलिए, अब यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं चैप्टर स्टार्ट, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे जीन्स से और डीएनए से। तो ध्यान से देखिए चीजें। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए। आप जानते हैं डीएनए क्या है, हमारा आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, डीएनए जो कि आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, हर सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए की जो लंबाई है वो काफ़ी है, कुछ मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप लोग सर्च करके आएंगे कि डीएनए की जो लंबाई है वो कितनी होती है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, इसकी लंबाई काफ़ी होती है। अब हमने कहा कि जो डीएनए है वो क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार। ठीक है, डीएनए किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है यहाँ पर जो आपका डीएनए होता है। इसी के साथ अगर हम डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी आपको मिलते हैं। क्या होता है ये, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ये है आपका डीएनए। तो आपके लिए दो क्वेश्चन है। सबसे पहले डीएनए की जो लेंथ है और डीएनए का जो कंपोजिशन है वो आप लोग एक बार सर्च करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, सबसे पहले आपको ये दो क्वेश्चन ही आपसे पूछेंगे। हमने कहा ये जो हमारा डीएनए है जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें हमने कहा ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हर एक कैरेक्टर्स के लिए, आपके इंटरनल कैरेक्टर, आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर, आपके जो भी चीजें यहाँ पे कंट्रोल होती हैं, जो भी कैरेक्टर आपकी बॉडी में है, जो भी फीचर्स आप देख रहे हैं वो आपका डीएनए कंट्रोल करता है। आपकी हाइट से लेकर के आपके स्किन कलर को लेकर के, ठीक है, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स किस मात्रा में रिलीज हो रहे हैं इसको लेकर के, ये सारी चीजें क्या होती है, कंट्रोल करता है आपका डीएनए। यानी कि आपके जो भी कैरेक्टर हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, वो सब आपके डीएनए से ही क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, कंट्रोल। कैसे होते हैं, हमने कहा डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन। प्रोटीन अब आप समझते हैं, प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करती है, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कैरेक्टर के लिए। अब हमारी बॉडी में सिर्फ एक कैरेक्टर तो नहीं है, बहुत सारे कैरेक्टर है, अनगिनत कैरेक्टर है, लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी में है कैरेक्टर्स बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, या फिर कैरेक्टर आप ये कहेंगे कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। ठीक है, वो हमने कहा कि वो किससे, यहाँ पे किससे एक्सप्रेस होते हैं, आपने कहा प्रोटीन से। प्रोटीन किससे बनती है, आपने कहा आरएनए से। आरएनए किससे बनता है, आपने कहा डीएनए से। अब हमने कहा कि सिर्फ एक कैरेक्टर तो नहीं है, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर है तो बहुत सारी प्रोटीन भी बनेगी, अलग अलग जो हमारे पास प्रोटीन बनेगी। आपने कहा बहुत सारी प्रोटीन बनाने के लिए हमें बहुत सारे आरएनए भी चाहिए, तो ये बहुत सारे आरएनए बनाने के लिए हमें बहुत सारे डीएनए चाहिए। मैंने कहा नहीं, बहुत सारे डीएनए नहीं चाहिए, लेकिन डीएनए के अलग अलग सेगमेंट क्या करते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने कहा डीएनए के अलग अलग सेगमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोटीन बना रहे हैं। अब मैं रैंडमली यहाँ पे सेगमेंट बना रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि डीएनए के इतने बड़े बड़े सेगमेंट होते हैं यहीं पे होते हैं। मैं रैंडमली आपको समझाने के लिए सेगमेंट बना रही हूँ कि जैसे एक सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये है, तीसरा सेगमेंट ये है, फॉर एग्जाम्पल चौथा सेगमेंट ये है। तो अलग अलग जो सेगमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आरएनए से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर क्या है, कैरेक्टर यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है,
तो हमने बोला बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन के लिए बहुत सारे आरएनए चाहिए, लेकिन बहुत सारे आरएनए के लिए बहुत सारे डीएनए नहीं, बल्कि डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट चाहिए। डीएनए का अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इन्हीं सेगमेंट को हम क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। इन्हीं सेगमेंट को क्या नाम दिया है, जीन। जैसे ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, ये चौथा जीन है। इसी प्रकार से हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, और ये जो जीन है ये क्या करते हैं, कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। आपने क्या टर्म समझा, सबसे पहले जीन को हमने समझा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम समझेंगे जीन लोकस के बारे में, और जीन लोकस को समझने के लिए आपको समझना होगा क्रोमोसोम, ठीक है। जीन लोकस को समझने के लिए आपको समझना होगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्चुअली में क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपने कहा जब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कोई दूसरी प्रोटीन जब मिलती है तो यहाँ पे बनता है क्रोमोसोम। क्या समझे इस बात से, सिंपल सी चीजें देखिए, ये स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका क्या है, इस प्रकार से, ये आपका क्या है, डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए को बांध करके रखती है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, इस प्रकार से, ठीक है। जब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है प्लस डीएनए जब इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन आई है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और आपने कहा है कि यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, यानी कि प्रोटीन के अलावा कुछ और प्रोटीन है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है, ये हमारा कहलाता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपके लिए क्रोमोसोम कोई नया वर्ड नहीं है, अलग अलग चैप्टर में, सेपरेट चैप्टर में आपने क्रोमोसोम पढ़े हैं। यहाँ पे जब आप बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, वहां पर हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम की बात होती है वहां पे कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने होते हैं। ये सारी बातें हमने की हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में पर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 क्रोमोसोम है, या फिर 23 पेयर हम कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम ये है तो आपने कहा एक क्रोमोसोम ये होगा, और ये क्या है, इसका डीएनए है, ठीक है। ये इसका हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये इसके नॉन हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो क्रोमोसोम है वो हमेशा क्या रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। अब हमने कहा जो डीएनए इस क्रोमोसोम में है वही डीएनए इस क्रोमोसोम में भी होगा, ऐसा होगा, ठीक है। वही सेम होगा। अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा सेम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, हमने कहा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम सेगमेंट के बारे में बात करें कि डीएनए जो क्रोमोसोम है या क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसका ये सेगमेंट है वो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये क्या है, आपके हेयर कलर के लिए है। ये पीस ऑफ ठीक है। अब हमने बोला ये है हेयर कलर, यानी कि आपके बालों का रंग कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, गोल्डन होगा। उसके लिए जो हमने कहा कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो जीन जिस प्रकार का आरएनए जिस प्रकार की प्रोटीन बनाएगा उसी प्रकार का आपका कैरेक्टर होगा।
प्रोटीन अगर ऐसी बनेगी जो ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ब्लैक कलर आएगा। प्रोटीन अगर बनेगी कि यहाँ पे जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं तो ब्राउन कलर आएगा। प्रोटीन अगर बनेगी कि जो गोल्डन हेयर है तो गोल्डन कलर आएगा। तो जिस प्रकार की प्रोटीन बनेगी वैसा ही हमारे पास क्या आता है, कैरेक्टर आता है। और प्रोटीन किस पे निर्भर करता है, जीन पे निर्भर करता है। तो हमने कहा कि जैसे इस क्योंकि जोड़े में क्रोमोसोम है तो हमने कहा ये जो इतना सेगमेंट है डीएनए का, यानी ये जीन क्या है, हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम इसी स्थान पे जो जीन होगा दूसरे क्रोमोसोम में, इसी स्थान पे जो जीन होगा वो भी सेम क्या होगा, हेयर कलर के लिए ही होगा, हेयर कलर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। समझे? क्रोमोसोम हमेशा पेयर में रहते हैं और जीन भी हमेशा पेयर में रहते हैं। ठीक है, जीन एक सिंगल कैरेक्टर के लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है तो एक जीन का मतलब होता है एक पेयर जीन। यानी कि हमने कहा हमारे बालों के रंग के लिए कोई जीन यहाँ पे उत्तरदायी होगा। तो आपने कहा कि एक जीन इस क्रोमोसोम पे है, एक जीन इस क्रोमोसोम पे है। तो ऐसे ही आपने कहा क्योंकि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहते हैं तो जो जीन है वो भी हमेशा क्या होंगे, जोड़े में रहेंगे। यानी कि एक पेयर जो जीन है वो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हमने कहा जीन जिस स्थान पे पाए जाते हैं, ये जो स्थान है ये वाला इसे हम क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जीन की लोकेशन को हम जीन लोकस कहेंगे। जैसे कोई एक जीन यहाँ पर होगा तो ये भी जीन लोकस है, ये भी हमने क्या बोला, जीन लोकस है। तो जीन का स्थान जिस सेगमेंट में, जिस पोर्शन पे जीन पाए जा रहे हैं, जिस स्थान पे जीन पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। अभी तक आपने क्या चीजें समझी हैं, आपने एक तो जीन को समझा है और एक आपने जीन लोकस को समझा है। तो एक बार आप लोग ये पढ़ लेंगे, ये आपका आता है नंबर 1 पे जीन और नंबर 3 पे आपका जीन लोकस। एक बार आप इन दोनों टर्म्स को पढ़ करके समझ लेंगे। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा जीन और जीन लोकस के बारे में हमने क्या समझा है। तो हमने क्या बात की है, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर अ जीन। मेंडल ने जीन के लिए उस टाइम पे फैक्टर शब्द यूज किया था। अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपेयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जीन जो है वो डीएनए की एक सेगमेंट है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जीन ट्रांसफर होते हैं और जो जीन क्या करते हैं, जीन के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जीन जैसी प्रोटीन बनाएगा वैसा जो कैरेक्टर है वो आपको मिलेगा। क्योंकि जीन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कैरेक्टर्स में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। जीन लोकस क्या है, ये वो जगह है, वो रीजन है क्रोमोसोम में जहाँ पर जीन पाए जाते हैं, जिन्हें हम जीन लोकस कहते हैं। एक बार घर से एलील पढ़ करके आएंगे आप कि एलील क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो बाकी के टर्म्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका